हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम गौतम जैन है और आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पहले भी से भी पढ़ रखा है। आपका जो नया आएगा इस चैप्टर के अंदर वो है लॉज ऑफ मोशन। तो पहले हमने जो पढ़ रखा है वही पढ़ेंगे, दोबारा से फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। तो देखते हैं फोर्स क्या होता है। देखो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है यही डेफिनेशन कि अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो जब भी आप किसी भी बॉडी को पुश करते हो या पुल करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है हमारी। और फोर्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास जो इसको इसमें दे रखा है वो है मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो एम ए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर फोर्स जो होती है वो एक हमारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके पास डायरेक्शन होती है हमारी, और वो भी उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन के अंदर हमारी एक्सेलरेशन रहती है। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स के इफेक्ट क्या क्या आते हैं? देखो ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि एक फोर्स जब हम किसी स्टेशनरी बॉडी पर लगाते हैं तो हम उसको मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक बुक है, एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक बुक है, बुक को हमने फोर्स लगाया, पुश किया तो वो मूव कर जाएगी आपकी। तो पहले वो स्टेशनरी थी, उसके बाद वो मूव करने लगी। या आप एग्जांपल अपने उसका साइकिल वगैरह का भी ले सकते हो। जब आप उसके ऊपर पैडल करते हो, फोर्स लगाते हो तो वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास यही रहेगा कि आपके पास एक बैटर है हमारा जिसने बॉल को हिट किया, और वो जो बॉल आपके पास आ रही है आपने उसको कैच कर लिया। तो उसको एक मूविंग बॉडी को जब आपने फोर्स लगाया तो आपने उसको स्टॉप कर दिया। वहीं पे बात करते हैं, फोर्स जो है वो एक मूविंग बॉडी की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। तो इसमें वही साइकिल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर साइकिल को आप पैडल और ज्यादा फोर्स से करोगे तो आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट है हमारा कि जो फोर्स है हमारी वो किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे वही क्रिकेट वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका जो एक बॉलर है उसने मान लो आपका जो इस डायरेक्शन में आपका बॉल को थ्रो किया, तो जब बैटर हिट करेगा तो उसको मान लीजिए इस डायरेक्शन में उसने भेज दिया उसको। तो जब बॉलर ने उसको थ्रो किया था तो वो हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और जब उसको बैटर ने हिट किया तो वो एक अब दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लग गया। तो यहाँ पर हम फोर्स लगाकर किसी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो आपका फोर्स होता है वो उसका शेप या साइज को भी चेंज कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी जो है हमारे पास इलास्टिक आ जाती है। इलास्टिक को आप खींच के और छोड़ के उसका जो साइज है उसको एडजस्ट कर सकते हो, और बलून को जो है आप उसका शेप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो तरह की फोर्सेस दे रखे हैं। देखो यहाँ पे वर्ड फोर्सेस लगा रखा है, तो फोर्सेस जो है यहाँ पे एक से ज्यादा है। तो हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक होता है बैलेंस्ड फोर्सेस, एक होता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है वो देखेंगे। देखो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है, इसको यहां से हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया, और एक बार यहां से फोर्स लगाया। तो हमने यहाँ पर दो फोर्सेस लगा रखे जिसके जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। और ऐसा करते हैं, सारी तरफ से ही फोर्स लगाते हैं इस पे। तो हमने चारों तरफ से इस पे फोर्स लगाया, लेकिन इतनी सारी फोर्स लगाने के बाद भी इसका जो मोशन हुआ या फिर ये आपकी जो बॉडी है वो मूव नहीं करी, स्टेशनरी रही आपकी। ठीक है। तो इस तरह का जो आपका फोर्सेस होती हैं जिसके कारण किसी भी तरह का मोशन क्रिएट नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं हमारे बैलेंस्ड फोर्सेस। और इसका कारण क्या रहता है हमारा? जनरली आपकी जब इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, मान लीजिए ये 1 न्यूटन का फोर्स था,
ये भी 1 न्यूटन का फोर्स था आपका। तो 1 न्यूटन का फोर्स और इस 1 न्यूटन के फोर्स ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया, क्योंकि इनके डायरेक्शंस जो थी वो अपोजिट थी। और मैंने आपको बताया था जो फोर्स है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसके कारण ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और इसी के कारण हमारा किसी भी तरह का कोई भी आपका मोशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहां पर क्या हो सकता है कि इसकी शेप चेंज हो सकती है। जो आपकी बैलेंस्ड फोर्सेस होती है वो शेप चेंज तो कर सकती है किसी एक बॉडी का, लेकिन आपका वो मोशन क्रिएट नहीं कर सकते आपके। वो आपकी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं ला सकते हैं, या अगर एक मूविंग बॉडी है तो उसको स्टॉप भी नहीं कर सकते हैं ये आपके। आपको अनबैलेंस्ड फोर्सेस चाहिएंगे उसके लिए, जिसमें क्या होता है हमारा कि आपका एक तरफ जो होता है फोर्स ज्यादा लग रहा होता है और एक तरफ कम हो जाता है, जिसके कारण जो नेट फोर्स होता है हमारा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 10 न्यूटन लिख दिया, यहाँ पे 1 न्यूटन लिख दिया। तो अब जो है मेरी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट रहेगा वो हमारा इस डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि इधर की फोर्स हमारी ज्यादा है। और जो इधर बाकी जो दोनों हैं इनको हम इक्वल लेके चल रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारी, इसके अंदर जीरो नहीं होती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, तो अगर हम मान लीजिए ये है हमारा 10 न्यूटन और ये है हमारा 1 न्यूटन, तो जब इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे, ये हमारा 10 को ऐड किया हमने, किसमें करेंगे, 1 में, तो 1 जो है हमारा यहाँ पे -1 हो जाएगा, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, जिसके कारण हम इनको नेगेटिव, एक को पॉजिटिव लेंगे और दूसरे को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो 1 माइनस का निशान है, ये इसकी नेगेटिविटी को शो नहीं करता है, ये यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जिसके कारण यहाँ पर कितना आ जाएगा फोर्स हमारा, 9 न्यूटन आ जाएगा। तो ये आपकी जो बॉडी होगी वो 9 न्यूटन के फोर्स से हमारी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, हमारी इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये होते हैं हमारे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जिसमें हमने देखा कि बैलेंस्ड फोर्सेस जो होते हैं वो हमारे मोशन क्रिएट नहीं कर पाते हैं, और अगर कोई मूविंग बॉडी है तो वो उसको स्टॉप भी नहीं कर पाते हैं। वहीं पे हमने देखा अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो होते हैं, इसमें नेट फोर्स जो होता है हमारा जीरो नहीं होता है, जिसके कारण मोशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा न्यूटन के लॉज। यहां तक हमने फोर्सेस पढ़ ली अपने, अब हम न्यूटन के लॉज शुरू करेंगे। आपके न्यूटन के जनरली 3 लॉज थे हमारे। सबसे पहले फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, फिर थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और फर्स्ट लॉ में हमारा कहता क्या है, बात करते हैं हमारा। इसको पढ़ने से पहले एक बार इनर्शिया को पढ़ लेते हैं। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है हमारी किसी भी बॉडी की, कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ जो उसका मोशन है उसमें जो चेंज है उसको रेजिस्ट कर सके। मतलब अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो कोशिश करती है कि वो मोशन में ही रहे, अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करती है। इस प्रॉपर्टी को हमारी बॉडी की इनर्शिया कहा जाता है। तो अगर आपको इनर्शिया समझ आ गया हो तो हम चलते हैं फर्स्ट लॉ पर। तो फर्स्ट लॉ में थोड़ा सा क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो हमारी रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करती है या फिर मोशन में ही रहने की कोशिश करती है। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा, अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and the body in motion will continue in motion in a straight line with uniform speed compelled by, इसमें एक वर्ड है अनलेस, इस चीज का जरूर ध्यान रखा जाए, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सॉरी कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स
टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। इसमें क्या है हमारा कि जब तक आपका कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए उस बॉडी के ऊपर, तब तक वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। तो हमारा इनर्शिया क्या था कि वो प्रॉपर्टी जिससे वो रेसिस्ट करता है। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा कि वो चेंज कब कर सकता है, जब उसके ऊपर क्या लगेगी, एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टू ओवरकम द इनर्शिया एंड मेकिंग अ बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट वी मस्ट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको ये बात मैं बता चुका हूं, जिसमें हमने क्या बताया है कि एक इस इनर्शिया को, जो ये हमारी प्रॉपर्टी है इनर्शिया, इसको ओवरकम करने के लिए हमें उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, जिसके कारण वो बॉडी जो होती है वो रेस्ट से आपका मोशन में आ सके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, ये फर्स्ट लॉ यहाँ पर खत्म हो गया है हमारा। इसकी कई एप्लीकेशंस आपको दे रखी है, कुछ एप्लीकेशंस के एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे आपका एक एप्लीकेशन है बस की, जिसमें एक बस में एक स्टैंडिंग पर्सन है, तो उसमें जब ब्रेक अप्लाई करी जाती है तो ह्यूमन आगे की तरफ गिरते हैं, कोई भी बॉय है गर्ल है वो आगे की तरफ गिरता है जाकर। और आपका जब एक्सेलरेट किया जाता है उसको, तो वो आपका पीछे की तरफ गिरता है। तो इसका रीजन क्या रहता है हमारा, हमारा इसमें रीजन क्या रहता है कि एक बॉडी है हमारी, जैसे अब मान लेते हैं ये हमारा बस है, ये इसका फ्लोर है, ठीक है ना, और ये हमारा इसके बीच में एक पर्सन खड़ा है। तो इसकी जो लोअर बॉडी होती है हमारी, वो आपके कनेक्टेड होती है किससे, या फिर टच में होती है किसके, हमारे फ्लोर के। ठीक है, और वहीं पर हमारी जो अपर बॉडी होती है वो आपके कांटेक्ट में नहीं होती है। तो जिस कारण से जब आपका एक्सेलरेट किया जाता है, तो एक्सेलरेशन के कारण हमारी जो लोअर बॉडी है वो तो कांटेक्ट में है, तो वो तो आपकी आगे चली जाती है साथ साथ। लेकिन जो अपर बॉडी है वो इस लॉ के कारण वो अपने आप को रेस्ट पर रखने की कोशिश करती है, जिसके कारण आप कहाँ गिरते हो, पीछे की तरफ गिरते हो। और ऐसा ही आपका जब ब्रेक अप्लाई होता है तो ये अपोजिट हो जाता है। तो ब्रेक अप्लाई जब हम करते हैं तो उसके इसके अंदर हमारी जो लोअर बॉडी होती है वो आपकी बस के साथ साथ क्या आ जाती है, रेस्ट पर आ जाती है। और आपकी लेकिन अपर बॉडी अभी भी मूव कर रही होती है, जिसके कारण आप आगे की तरफ गिरते हो। ठीक है, इस ये है हमारा एक सबसे जो मेन क्वेश्चन हमारा पेपर्स में भी पूछा जाता है। और एक एप्लीकेशन है हमारे फर्स्ट लॉ की, एप्लीकेशन भी नहीं कहूंगा, एग्जांपल है हमारा फर्स्ट लॉ का कि हाँ इस्तेमाल किया जा सकता है हमारा। इसके बाद है हमारा मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है, देखो मोमेंटम होता है हमारा किसी भी बॉडी का, अगर हम मास है और उसकी जो वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट आता है, हमारा मोमेंटम। तो हर एक मूविंग बॉडी के पास अपना एक मोमेंटम होता है। अगर बॉडी रेस्ट पर खड़ी है तो उसका मोमेंटम नहीं होता है वहां पर उस केस के अंदर, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसकी ऐसा यूनिट दे रखी है हमारी, केजी मीटर पर सेकंड हो जाती है हमारी। दोनों मैंने आपको मेथड लिख के दे रखे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको और ऐसे भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं कि मोमेंटम जो होता है हमारा, वो मैंने आपको बताया कि हम जब दो हमारे मास को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे पास आता है। और जैसे फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वैसे ही हमारा मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्या होता है हमारा, ये कहता है कि हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहता है किसी भी बॉडी का, हम यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी नहीं ले रहे हैं, किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है हमारा, जनरली जब हमने मोशन चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको रेट ऑफ चेंज का मतलब बताया था। जब भी रेट ऑफ चेंज का मतलब आता है हमारा तो उसके अंदर हम हमेशा टाइम से डिवाइड करते हैं। और चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे हम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है हमारा,
उसको जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा जितना हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया था। मतलब किसी भी मूविंग बॉडी का, या फिर आपका रेस्ट पर है और उसके बाद हमने उसको मूव करवाया है, तो उसका जो चेंज आया है मोमेंटम में, वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका इक्वल रहेगा, हमारा फोर्स अप्लाइड के, कि हमने कितना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया है। तो यहां से हमने वो जो फोर्स का जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था वो यहीं से डिराइव किया गया है हमारा, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहां पर चेंज ऑफ मोमेंटम हमने दोनों में लिखा कि ये हमने एमवी लिख दिया। एमवी का मतलब क्या होता है हमारा, यहाँ पे जो वी है ये फाइनल वेलोसिटी है हमारी, और यहाँ पे एमयू ले रखा है, यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है हमारा। तो यहाँ से एम कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ से हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो आया हमारा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाते हैं तो हमेशा हम एक कांस्टेंट लगाते हैं इसके साथ। तो वो कांस्टेंट हमने ये लगा दिया, और हमें इसकी वैल्यू पहले से दे रखी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 1 अप्लाई किया तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। इस तरह से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने क्या डिराइव कर रखा है, हमने फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर रखा है। और इसमें एक चीज और याद रखें कि ये जो फोर्स हमारा जो अप्लाई किया गया है, ठीक है, और जो ये मोमेंटम आपका करा गया है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया था तो उसी डायरेक्शन में जो चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा वो आएगा आपका। या फिर आप उसको उल्टा भी समझ सकते हो कि जिस डायरेक्शन में हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम आया, मान लो हमारा इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये था, ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट जो है हम बी मान लेते हैं। तो जब यहां से ये हमारा इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे और यहाँ पे हमारा फाइनल मोमेंटम, तो इन दोनों का यहां से इस तरफ की अगर डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं मोमेंटम को, तो हमने फोर्स भी जो लगाया होगा वो इधर की तरफ ही लगाया होगा, क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो हमारी ए टू बी है। ठीक है, तो आपकी जो फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो वही रहेगी जो आपकी चेंज ऑफ मोमेंटम की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं सेकंड लॉ की कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये कहाँ कहाँ यूज हो जाता है। सबसे पहली बात, जब फील्डर जो होता है आपका क्रिकेट के अंदर, जब हम बॉल को कैच करते हैं तो उसको बिल्कुल वहीं पर नहीं रोकते, उसको थोड़ा सा हैंड को बैकवर्ड लेते हैं, पीछे की तरफ लेते हैं, ताकि उस बॉल की जो मोमेंटम है उसको स्लो डाउन किया जा सके। इसके बाद है हमारा कि हमारे जो हाई जंपर्स होते हैं उसके अंदर भी आपका लॉ ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं पे आपका जो सीट बेल्ट होती है कार की वो भी इसीलिए इस्तेमाल करी जाती है। ठीक है, सीधी सी बात है, कार में तो किस तरह से करी जाती है कि आपका जो मोमेंटम होता है मूविंग बॉडी का, जैसे आपने टकराया आप उसके ऊपर, तो सारा का सारा जो मोमेंटम होती है वो आप पे शिफ्ट करने की बजाय वो सीट बेल्ट पर शिफ्ट हो जाता है आपका। ठीक है, इस तरह से आपका जो मोमेंटम है वो स्लो हो जाता है और आपको चोट लगने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये हमने चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ लिया। इसके बाद हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो सबसे आसान और सबसे छोटा हमारा वो है, और सबसे इंटरेस्टिंग भी यही है हमारा। क्या कहता है कि एवरी whenever a body exerts a force on another body, ठीक है, जब भी एक बॉडी किसी और बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है तो वो आपकी जो दूसरी बॉडी है वो पहली बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करती है। जैसे क्या कहूंगा मैं अभी इसके अंदर कि आपका मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, ये हम ग्राउंड मान लेते हैं, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई बॉक्स है। अब ये बॉक्स जो है ये फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, जो कि इसका वेट है। तो जो फोर्स ये नीचे की तरफ लगा रहा है वही फोर्स ये ऊपर भी लगाता है, लेकिन ये फोर्स बॉक्स नहीं लगा रहा है, ये फोर्स कौन लगा रही है, हमारी ग्राउंड लगा रही है। तो मतलब क्या है कि जिस बॉडी के ऊपर भी हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करती है।
और ये जो फोर्सेस रहते हैं ये इक्वल रहते हैं हमारे, लेकिन डायरेक्शन इनके अपोजिट रहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, रिकॉइलिंग ऑफ गन, वॉकिंग के टाइम पर, और आपका जो है एरोप्लेन, जेट एरोप्लेन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है इसी को। ठीक है, और आपका बोट के केस के अंदर शिप में करा जाता है इसको के यूज। आपके हॉर्स पुलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। हॉर्स पुलिंग में किस तरह से कि जो आपका हॉर्स होता है वो ग्राउंड को पुश करता है बैकवर्ड की तरफ, और मोशन जो होता है वो आगे की तरफ होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से है हमारा ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर हमारे एक लॉ है जो क्या कहता है, इसको पढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कोलिजन का। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन जनरली क्या होता है कि जब हमारा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है तो इसको हम कोलिजन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का और कोलिजन का क्या लेना देना है। देखो, हमारे जब बात करते हैं लॉ, पहले पढ़ देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है हमारा, कि जब भी दो या दो से ज्यादा बॉडी एक दूसरे से क्या होती है, कोलाइड होती है। ठीक है, और उसके ऊपर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा, तो आपका बिफोर द कोलिजन, मतलब टकराने से पहले जो उनका टोटल मोमेंटम था, वो आपके टकराने के बाद का जो टोटल मोमेंटम आएगा वो उसके बराबर रहेगा। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बॉडी है हमारे पास m1, दूसरी बॉडी ली मैंने m2। ये आपकी u1 वेलोसिटी से चल रही थी या, और ये हमारी u2 वेलोसिटी से चल रही थी। मान लीजिए कि जो u1 जो था वो मेरा u2 से ज्यादा था। ठीक है, u1 इज ग्रेटर देन u2। ठीक है, ये ग्रेटर देन का निशान है। एक मिनट। ठीक है, तो u1 जो है हमारा वो u2 से क्या है, ग्रेटर देन है। और यहां पर जब ये कोलिजन हुआ हमारा, ठीक है, तो कोलिजन के बाद जो हमारी वेलोसिटी आई वो क्या हो गया हमारा v1 और v2 आ गई। यहाँ पर देखो कोई भी तारा हो सकती है v1 और v2 में। अब ये लॉ क्या कहता है, अगर हम देखें इनिशियल मोमेंटम क्या था इसका, तो इस बॉडी का जो मोमेंटम अगर हम निकालते हैं तो m1u1 हो जाएगा, और इस बॉडी का अगर निकालेंगे तो m2u2 हो जाएगा हमारा, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी करेंगे हम। तो अब टोटल मोमेंटम क्या आएगा दोनों को ऐड करके, तो m1u1 प्लस m2u2 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर अगर हम देखें कोलिजन के बाद जो इसका मोमेंटम होगा वो m1v1 हो जाएगा, और इसका जो मोमेंटम होगा वो m2v2 हो जाएगा। तो ये आपके इस फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। तो मतलब इनिशियल बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम था, आफ्टर द कोलिजन वो भी मोमेंटम सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखें ये हम इनिशियल मोमेंटम की बात, मतलब इंडिविजुअल मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं किसी भी बॉडी की, हम दोनों के टोटल मोमेंटम की बात कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखा जाए। तो ये चैप्टर जो था वो इतना ही था, इससे ज्यादा ये चैप्टर नहीं है। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे लिए डाल सकते हैं, मैं वहां पर आपको सॉल्व कर दूंगा इस चीज को। और आपको मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।